ये है दुनिया का ईस्ट पार्ट, ये है वेस्ट पार्ट एंड ये है मिडल ईस्ट, क्योंकि यूरोपियंस इसे मिडल में समझते हैं, ईस्ट के। वेरी कंफ्यूजिंग राइट? पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन हाँ, आज के दिन हम इसे मिडल ईस्ट कहते हैं। You say that money cannot buy happiness? Hey, Habibi, come to Dubai. ये आपने सुना होगा, लेकिन सिर्फ दुबई ही नहीं, इस मिडल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज शामिल है, इनमें से कई कंट्रीज की यही टैगलाइन है, क्योंकि इन कंट्रीज में पाया जाता है काला सोना, यानी कि ऑयल। ये कहानी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें शामिल है अमेरिका, सऊदी किंग, ओसामा बिन लादेन, और शामिल है ऑयल के लिए मिडिल ईस्ट में हुई जंग। कहानी की शुरुआत करते हैं अर्ली 20th सेंचुरी से, जब दुनिया का 60% ऑयल सप्लाई यूनाइटेड स्टेट्स से आता था। जी हाँ, यूएसए में ऑयल मिलता था और अब भी मिलता है, लेकिन सबको पता था कि यूएसए में ऑयल कम मात्रा में पाया जाता है और कभी ना कभी तो वो खत्म होगा। तो अमेरिकन्स और यूरोपियंस बाकी देशों में ऑयल ढूंढने निकल पड़े और बाकी कंट्रीज में ऑयल ढूंढने का सर्च ऑपरेशन चालू होता है। साल 1932 यहाँ मिडल ईस्ट में बहरीन देश में ऑयल मिला था। वो अरब साइड में पहला ऑयल का कुआं था। सऊदी अरेबिया बहरीन की पड़ोस वाली कंट्री है और उस कंट्री में मिला हुआ ऑयल देखकर 1933 में सऊदी अरेबिया का किंग अब्दुल अजीज अमेरिकन कंपनीज को इनवाइट करता है ऑयल ढूंढने के लिए। कैलिफोर्नियन कंपनी, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया, वो कॉन्ट्रैक्ट जीतती है और अपनी एक सब्सिडरी सऊदी में खोलती है, कैसॉक नाम से, कैलिफोर्निया अरेबियन स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। इस कंपनी का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन कैसॉक के नाम से नहीं, बल्कि इसके आज के नाम से, अरामको। Saudi energy giant Aramco has overtaken Apple, the tech giant. Saudi Aramco has cut propane prices. The largest foreign investments ever in India. Saudi Aramco and Reliance have agreed to form a long-term partnership. जल्द ही कैसॉक ने अपना काम चालू किया, लेकिन शुरुआत में उनको सक्सेस नहीं मिलती। बहुत सारे कुओं से कुछ नहीं मिला, तो बाकी में बहुत सारा मॉइस्चर पाया गया। लेकिन एक सुनहरा दिन आता है 1938 में। कैसॉक अपनी 7th ड्रिलिंग स्टेशन पे पहुंचती है, दमम। सऊदी अरेबिया के ईस्ट साइड में ये जगह मौजूद है। दमम में 7वें कुएं की ड्रिलिंग चालू हुई और ज्यादा देर नहीं लगी ऑयल मिलने में। 1440 मीटर नीचे ही ऑयल मिलता है और पलटता है इतिहास का पन्ना। जल्दी वहां पे पाइपलाइन बनना चालू हुई, जो कि पास ही के पोर्ट तक ऑयल को लेके जाती है। इसका इनॉग्रेशन करने खुद सऊदी किंग अब्दुल अजीज पहुंच जाता है। सबसे पहला टैंकर फिल करने वाला वॉल सऊदी किंग ओपन करता है और पाइप से सिर्फ ऑयल बाहर नहीं आता, आते हैं सऊदी अरेबिया के अच्छे दिन। जब काला सोना सऊदी में मिला, तभी उसकी डिमांड भी जल्दी बढ़ गई। अगर आप सोच रहे हो कि डिमांड क्यों बढ़ी और आपने ये घटना होने वाली ईयर्स पर फोकस किया होगा, तो आपको आंसर मिल गया होगा। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुका था। And that consequently this country is at war with Germany. A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. The American people in their righteous might will win through to absolute victory. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक एनालिसिस हुआ था। एनालिसिस कुछ ऐसा था कि जर्मनी इस वॉर में हार गया क्योंकि उनके पास मॉडर्न टैंक्स, जेट्स इत्यादि मिलिट्री व्हीकल्स चलाने के लिए ऑयल का इनफ एक्सेस नहीं था। और इससे अमेरिका को एक बात समझ में आती है कि अब वॉर वो जीतेगा जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेस रहेगा, और इसीलिए अमेरिका के लिए सऊदी अरेबिया एक इम्पोर्टेंट देश बन जाता है। साल बीतते गए, कंपनीज ने बहुत पैसे कमाए। ऐसा नहीं था कि सऊदी अरेबिया और बाकी कंट्रीज पैसा नहीं बना रही थी, लेकिन ये अमेरिकन्स और यूरोपियन कंपनीज रेवेन्यू का 50% हिस्सा ही इन कंट्रीज को देती थी और 50% अपने देश ले जाती थी। हमारे ऑयल पर फुल कंट्रोल हमारा होना चाहिए, ऐसा इन कंट्रीज को लगने लगा था, क्योंकि सप्लाई बहुत था और ऑयल के प्राइसेस बहुत अप डाउन हो रहे थे।
लेकिन ये इजी नहीं था। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी। दुनिया के बड़े देश अमेरिका के ही जेब में थे और सऊदी किंग अमेरिका से इस वजह से डर रहे थे क्योंकि 1950 में ही जब ईरान ने अपनी ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने की कोशिश की थी, तब अमेरिका ने उनकी गवर्नमेंट को उखाड़कर फेंक दिया था और अपनी बिठाई पपेट गवर्नमेंट वहां से चलाने लगे। उस वक्त इस रीजन में एक और बड़ी घटना हो रही थी। एक नई कंट्री ने उस समय जन्म लिया था, इजराइल, और इजराइल सपोर्ट के लिए यूएसए की तरफ देख रहा था और यूएसए ने उनको वाकई में हेल्प करी। अमेरिका ऐसा क्यों करता है, उसके पीछे उसकी क्या चाल थी, ये किसी और वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन बहुत सारा पैसा अमेरिका से इजराइल को भेजा जाता है। फाइटर जेट्स और टैंक्स इजराइल को दिए गए और इसे इजराइल ने अरब कंट्रीज के खिलाफ वॉर में यूज किए। आधा पैसा बाहर की कंपनीज ले जा रही थी। नॉन मुस्लिम कंट्री इजराइल को यूएसए सपोर्ट कर रहा था और अमेरिकन सऊदी लैंड पर उनके कल्चर के खिलाफ पार्टीज कर रहे थे। ये वेस्टर्न कल्चर भी अरब्स को पसंद नहीं आता था। Another American colony, complete with air-conditioned houses, 2 hospitals, and an outdoor movie theater. इन्हीं कारणों की वजह से सऊदीज में उनके खिलाफ गुस्सा निर्माण हुआ और एक इंसान था जो ठान लेता है कि इन्हें मैं यहाँ से निकाल के रहूंगा। जी, करेक्ट गेस किया आपने, वो आदमी था ओसामा। कहानी में थोड़ा पीछे जाते हैं। जब अमेरिकन ऑयल मैन्युफैक्चरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में जूझ रहे थे, तब उन्हें एक ब्रिलियंट बिजनेसमैन मिला, मोहम्मद वाज अ कंस्ट्रक्शन गाय, जीनियस बंदा था जिसकी 22 वाइफ्स और 54 चिल्ड्रंस थे। आप सोच रहे होंगे कि ये तो इसकी पर्सनल बात है, हम इसे क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि 54 बच्चों में एक होशियार इंजीनियर था, उसका नाम था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन अमेरिका को देश से निकालने के लिए बहुत पापड़ बेलता है। लेकिन तब की सिचुएशन के हिसाब से सऊदी किंग ओसामा की एक बात नहीं सुनते और अमेरिकन्स को अपने करीब रखते हैं। अमेरिकन्स की तरफ गुस्सा और सऊदी की रॉयल फैमिली से ना मिलने वाला सपोर्ट, इन वजह से ओसामा प्लान करता है मैं खुद इन्हें अपने देश से निकाल फेंकूंगा। और फिर वो सऊदी अरेबिया से सोमालिया चला गया, जहां पर ढेरों मिलिटेंट्स और वेपन्स प्रेजेंट थे। सोमालिया में इतने वेपन्स और मिलिटेंट ग्रुप्स कहां से आए और सोमालिया के डार्क हिस्ट्री के बारे में आपको जानना हो तो हमने उस पर ये वीडियो बनाया है। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस वीडियो को जरूर देखें। बहुत कोशिशों के बावजूद ओसामा खुद अमेरिकन्स को सऊदी के बाहर निकालने में अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन उसका गुस्सा अमेरिकन्स के लिए कायम रहा और इसी गुस्से की वजह से उसने 2001 में ट्विन टावर पर 2 एरोप्लेन्स क्रैश करवाए। (1960) आते आते सब कुछ शांत हो गया था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होके 15 साल हो चुके थे। सऊदी अरेबिया और बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी पैसा कमा कर बैठी थी। हालांकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जोर पकड़ रहा था, तो ऑयल की डिमांड कायम थी और अभी भी उनका ऑयल के ऊपर कंट्रोल नहीं था और इस कंट्रोल की डिमांड इन कंट्रीज में बढ़ रही थी। इसी वजह से 1960 में अरब ऑयल मिनिस्टर बगदाद में मिलते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। शुरुआत में इसके 5 मेंबर होते हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत और वेनेजुएला। बाद में लीबिया, कतार, अल्जीरिया ज्वाइन करते हैं और आज उसके 12 मेंबर्स हैं। 1970s के दौर में सऊदी अरेबिया लीगल रास्ते से अपने ऑयल पर कंट्रोल करने का रास्ता चुनती है। 1974 में सऊदी अरेबिया अरामको कंपनी का 60% हिस्सा खरीद लेती है और 1980 आते आते कंपनी का पूरा हिस्सा ओन करके अरामको का नेशनलाइजेशन हो जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स से जुड़े इंसाइटफुल वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इनसाइड ब्लेंड। सपोर्ट अस टू रीच 1000 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू।